अब हम देखते हैं कुछ सूक्ष्म जीव, इसमें से कौन सा कथन सही है। कुछ सूक्ष्म जीव विशेषता प्रोटोजोआई पारंपरिक संक्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रहते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं, शैवाल हैं, ये क्या पारंपरिक विसंक्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रहते हैं। यह कथन सही है क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल होते हैं। किसी भी जगह पे कोई दवाई या कुछ भी डाला जाता है उसके बाद भी क्या रहते हैं, ये बचे रहते हैं। क्लोरोफार्म जैसे कुछ कैंसर जनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। क्लोरोफार्म क्या होते हैं, कैंसर जनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। तो यह भी कथन क्या है, सही है क्योंकि क्लोरोफार्म एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो तेजी से गैसों में वाष्पित हो जाता है और इसमें आँखों, त्वचा, लीवर, किडनी, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता इसमें होती है। अगर सूंघ लिया जाए या निगल लिया जाए तो क्लोरोफार्म हानिकारक हो सकता है। क्लोरोफार्म के संपर्क में आने से संभावित रूप से कैंसर हो सकता है या बेहोश करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लोरोफार्म को बेहोश करने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यह कथन भी क्या है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के समझौते की रूपरेखा को अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था। किस स्थान पर इसको क्या किया गया था, खोला गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जिसे IASA के समझौते की रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु नवंबर 2016 में मार्केस और मोरक्को में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और इसमें 102 देश शामिल हुए थे। किसके संधि में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि के समझौते की रूपरेखा किस सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था, या किस स्थान पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि हुई थी वह किस स्थान पर खोला गया था। तो वो कौन सा था, मार्केस तथा मोरक्को में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। इसमें कितने देश शामिल हुए थे, इसमें 102 देश शामिल हुए थे। यह 2016 में लागू हुआ था। बाल मृत्यता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। बालकों की जो मृत्यु हो रही थी तो उसको घटाने के लिए किससे संबंधित था। एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत रखा गया था, उसमें यह शामिल है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में शामिल किया गया है। बाल मृत्यु घटाने का लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का था। बाल मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में बाल मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में से 5 साल की आयु पूरी नहीं कर पाने वाली मृत्युओं की संख्या बताती है। पानी का क्लोरीनीकरण क्यों किया जाता है। पानी का क्लोरीनीकरण क्यों किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करने के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्लोरीनीकरण क्यों किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है। ओजोन परत की औसतन मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर से अधिक। औसत ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से ओजोन परत जो समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर या 10 से 25 मील ऊपर स्थित है। कितने ऊपर जो ओजोन परत है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर है, तो 15 से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली ओजोन परत क्या काम करती है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के क्षय के लिए कुछ जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या हैं, ओजोन परत के क्षय होने की जिम्मेदार हैं।
कौन कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड। ओजोन परत की औसतन मोटाई या उसके क्या कहते हैं, उसके क्षय में जिम्मेदार हैं। ओजोन परत के क्षीण होने से बचने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संक्षिप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि किस संबंध में है? ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए एक संधि हुई थी, वो कौन सी थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1987 ईस्वी में हुआ था और वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन कैसा है? असत्य है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता परत को क्षीण होने से बचाने के लिए 1987 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद 87, 88, 89 में क्या हुआ था? यह लागू हुआ था, अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए यह क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में आया, लेकिन अस्तित्व में कब आया? उसके 2 वर्ष बाद, 87 के बाद 88, 89 ईस्वी में यह क्या आया? अस्तित्व में आया। इसलिए यह क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें कितना दिया है? 90 दिया है। वर्ष 1990 में अस्तित्व में आया नहीं, बल्कि 89 में आया। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ और वर्ष 2005 में क्या हुआ? अस्तित्व में आया। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जो 1987 ईस्वी में हुआ और वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया। तो यह बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। तो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1987 ईस्वी में लागू हुआ और 2000 ये जो लेकर आया गया 1987 ईस्वी में, इसको अस्तित्व में लाने में 2005 में यह अस्तित्व में आया। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, किसको? ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपनाया गया था। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन को कम करने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि के लिए प्रतिबंधित करती है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1987 में अपनाया गया था तथा 16 फरवरी 2005 में यह प्रभाव में आया या कहें अस्तित्व में आया। तो यह कथन बिल्कुल सही है। 1987 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को क्या हुआ? लाया गया, लेकिन अस्तित्व में 2005 में आया। अभी कहाँ था? यह जापान के क्योटो में। क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल वह कहाँ पर हुआ था? जापान के क्योटो में हुआ था समझौता। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मीठी गंध वाला रंगहीन तरल है जिसे एक स्तर पर देखा जा सकता है। यह कम तापमान पर सामान्य रूप से व्यवहारिक है। यह कम तापमान पर क्या है? सामान्य रूप से व्यवहारिक है। यह पूर्व में व्यापक रूप से आग से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पर्यावरण और सुरक्षा अंशकों के कारण इसे चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उच्च संवेदनशीलता के संपर्क में आने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, यकृत, किडनी खराब हो सकती हैं। टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों तथा भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को भी क्षति पहुंचा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो ओजोन परत निम्नलिखित किसमें? बाह्य वायुमंडल दिया है, मध्य मंडल दिया है, समताप मंडल दिया है, क्षोभ मंडल दिया है। तो ओजोन परत है जो वो किसमें होती है? समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 25 किलोमीटर या कहीं पे 20 से 40 किलोमीटर भी दिया है। यह लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक मोटी चादर के रूप में पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत कौन से किसमें है? समताप मंडल में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जो हुई थी उसमें कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं रखी गई थी? हिंदी रखी गई थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि में कौन कौन सी भाषाओं को अस्तित्व में लाया गया? हिंदी,
अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि में कौन कौन सी भाषाओं को रूप से शामिल किया गया था? तो हिंदी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो हम पढ़ रहे थे लोक विकास और पर्यावरण, जिसमें हम देख रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देखते हैं। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। अफिक्को आंदोलन कर्नाटक में। साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ था। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण 1981 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम लागू किया गया था कब? 1986 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण 81 और जल प्रदूषण 1974 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1972 ईस्वी में। सबसे पहले जब 1972 ईस्वी में क्या वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है, उसको अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण के बाद जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम आया 1974 ईस्वी में। उसके बाद जल प्रदूषण के बाद वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1981 में। फिर पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। वो कब लाया गया? 1986 ईस्वी में लाया गया। द्वितीय वायु प्रदूषक कौन है? ओजोन है। द्वितीय वायु प्रदूषक के रूप में हम किसे जान सकते हैं? ओजोन को जान सकते हैं। मृदा अपरदन वनों की कटाई के कारण होता है। मृदा अपरदन किसके कारण होता है? मृदा अपरदन वनों की कटाई के कारण होता है। वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के कारण होता है। जो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। जल प्रदूषण किसके कारण होता है? जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन के कारण होता है। जल प्रदूषण जो औद्योग होते हैं, उनमें से जो जल प्रदूषण निकलता है नदियों, तालाबों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो जल रिसाव होता है, उसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। जैव विविधता में हानि कब देखने को मिलती है? आवास विनाश। जैव विविधता में हानि, आवास विनाश। जैव विविधता में हानि कब देखने को मिलेगी? जब आवास का क्या होगा? विनाश होगा। कौन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं? कौन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। कौन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। बेंजीन और टाइल्यून। कौन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ऐसे कार्बन कौन से हैं? ऐसे कौन से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल मानव से उत्सर्जित होते हैं? बेंजीन और टाइल्यून। बेंजीन और टाइल्यून क्या है? बेंजीन और टाइल्यून केवल मानव से उत्सर्जित वाष्पशील पदार्थ हैं। और शहरी उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए शहरी उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? शहरी उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए शहरी सामग्री गुण, शहरी ज्यामिति, शहरी वायुमंडल प्रदूषण उत्तरदायी है। कौन? शहरी सामग्री गुण, शहरी ज्यामिति, शहरी वायुमंडल प्रदूषण, ये सब किसके लिए? उष्मा द्वीपों की उत्पत्ति के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। इस आवृत्ति पर मनुष्य सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। किस आवृत्ति पर मनुष्य सुन सकता है, श्रवण कर सकता है? 20 हर्ट्ज से ऊपर और 2000 तक मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। हिगेनबर्ग दीर्घकालिक ओजोन के क्षरण के कारण प्रजातियों को नुकसान। किसके? हिगेनबर्ग दीर्घकालिक ओजोन के क्षरण के कारण प्रजातियों को नुकसान देखने को मिलता है। कि किसके
द्वारा देखने को मिलता है। हिगेनबर्ग दीर्घकालीन ओजोन के क्षरण के कारण प्रजातियों का नुकसान देखने को मिलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। कौन? क्लोरोफ्लोर जो कार्बन है वो किसको नष्ट करते हैं? समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करते हैं। विषाणु जनित रोग कौन है? विषाणु जनित रोग एक जैविक खतरा का उदाहरण है। विषाणु जनित रोग क्या है? विषाणु जनित जो रोग है एक जैविक खतरा का उदाहरण है। जनित रोग क्या है? विषाणु जनित रोग एक जैविक खतरा का उदाहरण है। पेरिस समझौता का उद्देश्य क्या था? पेरिस समझौता का उद्देश्य वैश्विक ताप को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखना था। जो पेरिस समझौता हुआ था, समझौता कब हुआ था? 2015 में। तो पेरिस समझौता का मूल काम क्या था? पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक ताप को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है। वायु गुणवत्ता सूचांक क्या है? वायु गुणवत्ता सूचांक क्या है? अगर हरा है तो यानी 0 से 50 तक है तो हरा है, यानी कि अच्छा। 0 से 50 अगर है तो अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा माना जाएगा। 0 से 50। और पीला 150 से लेकर 100 तक संतोषजनक है कहा जा सकता है, ना ज़्यादा खराब ना ही ज़्यादा अच्छा। जो पीला रंग अगर दिखता है वायुमंडल में तो 50 से 100 का डिग्री जब होगा तब उसको क्या होगा? संतोषजनक होगा। अगर नारंगी 100 से 200 मध्यम पहुंच जाता है तो माध्यम है। और अगर लाल है तो बिल्कुल 200 से 300 अगर है तो लाल, यानी कि बहुत ही खतरा है। वायु सूचांक के ये हैं। अगर 50 है तो हरा है, अगर 50 से 100 है तो पीला संतोषजनक है, नारंगी है तो 100 से लेकर 200 मध्य है, लाल है अगर 200 से लेकर 300 तो खतरा है, सबसे अधिक खतरा। और नारंगी में भी खतरा है लेकिन इतना नहीं, लेकिन लाल सबसे खतरे की घंटी। पेरिस समझौता जो था इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों को सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका लक्ष्य था पूर्व वैश्विक ताप को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। पेरिस समझौता का मेन काम क्या था? जो पूर्व औद्योगिक ताप है उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम करना। यह तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखता है। जो पेरिस समझौता था वो कितने डिग्री सेल्सियस तक वायु टेम्परेचर को कम रख सकता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यह सीमित रख सकता है। यह किसमें? पेरिस समझौता में देखने को मिलता है। नवीनीकरण ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है? शिक्षाप्रद और अनुसंधानात्मक। नवीनीकरण ऊर्जा और कार्यक्रम का जो अंतर्निहित उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षाप्रद और अनुसंधानात्मक। समुद्र की गहराई से क्या होता है? समुद्र की गहराई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन GHC प्रभाव को बढ़ा सकता है। जो समुद्र की गहराई होती है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और GHC प्रभाव को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं? बायोगैस के मुख्य घटक जो हो सकते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु रिएक्टर के संबंध में सही कौन कौन है? परमाणु रिएक्टर के संबंध में सही कौन कौन से हैं? शीतलक नियंत्रक छड़ें, क्लैडिंग मॉडरेटर। तो शीतलक जो है कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। नियंत्रक छड़ें जो हैं कैडमियम से संबंध रखते हैं। और क्लैडिंग ज़ारकोनियम से संबंध है। और मॉडरेटर ग्रेफेट
ग्रेफाइट से संबंधित हैं। तो शीतलक कार्बन डाइऑक्साइड, नियंत्रक छड़ें कैडमियम और क्लैडिंग जार्कोनियम, मॉडरेटर ग्रेफाइट। राजस्थान देश में सर्वाधिक और सौर विकिरण प्राप्त करता है कौन? राजस्थान देश में सर्वाधिक सौर विकिरण प्राप्त करता है, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पर प्राप्त होती है? भारत देश में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पर प्राप्त होती है? तो वह राजस्थान में प्राप्त होती है। भारत में यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत जदूगुड़ा है। भारत में यूरेनियम का जो प्राथमिक स्रोत है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? जदूगुड़ा। सौर ऊर्जा ग्रहण करने वाला भारत में कौन सा राज्य है, कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में यूरेनियम का प्राथमिक स्रोत कहाँ पर देखने को मिलता है? जदूगुड़ा। गैर नवीनीकरण समताप होने वाला संसाधन कौन सा है? गैर नवीनीकरण समाप्त होने वाला संसाधन कौन सा है? गैर नवीनीकरण समाप्त होने वाला संसाधन कौन सा है? कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा। गैर नवीनीकरण समाप्त होने वाला संसाधन कौन है? गैर नवीनीकरण समाप्त होने वाला संसाधन जो है कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा है। गैर नवीनीकरण समाप्त होने वाला संसाधन कौन है? कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा। 1 जनवरी 2016 को सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। जो 1 जनवरी 2016 को सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं? तो वो 17 हैं। कौन कौन से हम देखते हैं एक एक करके। लक्ष्य 1 में क्या देखने को मिलेगा? गरीबी की समाप्ति। जो सतत विकास अधिनियम लागू किया, सतत विकास जो लक्ष्य थे, जिसे सतत विकास लक्ष्य जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, तो वो कब लागू किया गया था? 2016 में। SDG जिसे कहते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कहते हैं, यहाँ कब लागू किया गया था? 2016 में। या इसे हिंदी में अगर कहें तो सतत विकास लक्ष्य के लिए भी जाना जाता है। या कब से कब था? 2016 से लेकर 2015 से लेकर 2030 तक, या 15 वर्षों में इसमें जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कौन कौन से थे? नंबर पहला लक्ष्य था गरीबी की समाप्ति करना। नंबर पहला लक्ष्य था गरीबी की समाप्ति करना। नंबर दूसरा भूखमरी से मुक्ति, भूखमरी को हटाना, जो भूख से लोग मर रहे हैं उनको समाप्त करना दूसरा लक्ष्य था। लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन होना चाहिए। तीसरा क्या था लक्ष्य? अच्छा स्वास्थ्य हो सबका और खुशहाल हो हर एक व्यक्ति। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा लक्ष्य क्या था? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। चौथे में लैंगिक समानता, किसी को स्त्रीलिंग या किसी जाति भेदभाव के कारण उसको असमानता का महसूस ना हो। तो पांचवा लक्ष्य क्या रखा गया था? लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता। छठा लक्ष्य क्या था? स्वच्छ जल और स्वच्छता। और सातवां अगर हम देखेंगे तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और आठवां लक्ष्य हमारा क्या था? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। और नवा लक्ष्य अगर हम देखें नवाचार और आधारित संरचना थी। अगर 10वां असमानताओं में कमी। और 11वां लक्ष्य था संवहनी शहर और समुदाय। जो 11वां लक्ष्य था वो क्या था? संवहनी शहर और समुदाय। और उसके बाद हम देखें अगर संवहनी शहर और समुदाय, यह कौन सा लक्ष्य था? वह 11वां लक्ष्य था। और 12वां लक्ष्य अगर हम देखें जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग करना और उत्पादन करना। जलवायु परिवर्तन जो था 13 नंबर पे क्या था? जलवायु परिवर्तन को बात की गई है। जलवायु परिवर्तन किस कारण हो रहा है उस पर नियंत्रण करना, और उसमें किस कारण वातावरण में प्रदूषण हर तरह के जो फैल रहे हैं उसमें कौन सा ये लक्ष्य था? वो जलवायु परिवर्तन 13 नंबर पे था लक्ष्य। और 14वां लक्ष्य क्या था? पानी में जीवन। DGM सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? SDG
SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 भुखमरी, नंबर 3 स्वच्छ स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चौथे नंबर पर था, लैंगिक समानता 5वें नंबर पर, और स्वच्छ जल और स्वच्छता छठे नंबर पर। छठा जो लक्ष्य रखा गया था, असमानताओं में कमी करना जो 10वां लक्ष्य था, जलवायु परिवर्तन को रोकना 13वां लक्ष्य था, और पानी में जीवन 14वां लक्ष्य था, भूमि पर जीवन 15वां लक्ष्य था, लक्ष्यों के लिए भागीदारी ये 17वां लक्ष्य था। तो ये थे सतत विकास लक्ष्यों के जो निर्धारित किए गए थे, जो हमें 2030 तक इन पर क्या करना है, पूरी तरह से नियंत्रण करना है, उनको समाप्त करना है। लेकिन देखते हैं 2030 तक कितने, इस समय 2026 चल रहा है, जिसमें अब इस समय भी एक साल भूख और कुपोषण के कारण करीब 7 से 10 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। आज भी मेक इन इंडिया चाइना सबको फेल कर रहा है, जब ये सब कहा जाता है आज कि 7 से 10 लाख लोग बच्चे डेली हर साल मर रहे हैं। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मासूमों की मांग का सिंदूर छीन लेती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव पेश देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का निधान है। आप अगर सोचते हैं ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य मेरा ही उसूल है। सोच के मैं शोक शर्म से भरा हुआ हूँ, मैं क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं, इसीलिए गाता हूँ कि इंकलाब ला सकूँ, टूटी हुई झोपड़ियों में आप ताप ला सकूँ। खैर, ये तो थे जो सतत विकास लक्ष्य हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं MDG या सहस्राब्दी लक्ष्य क्या हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सहस्राब्दी लक्ष्य विकास क्या हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित 8 लक्ष्य हैं। वो कौन कौन से थे? MDG जो सहस्राब्दी लक्ष्य थे, वो कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? MDG लक्ष्य कितने थे? जो इनको कब लागू किया गया था? 2000 में लागू किया गया था। ये 2000 से लेकर 2015 तक इनका मुख्य उद्देश्य था। 8 लक्ष्य सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देशों ने इस पर सहमति जताई थी। कितने देशों ने? 189 देशों। ये 8 MDG लक्ष्य हैं। कौन कौन से थे? 8 MDG लक्ष्य जो 2000 से लेकर 2015 तक निर्धारित किए गए थे। उस पर कितने % काम किया गया? सारे अपना ब्यौरा देंगे। हमने गरीबी पर नियंत्रण पा लिया, हमने ख़त्म कर दी, हमने भुखमरी ख़त्म कर दी। तो कौन कौन से थे? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना। उसमें जो विकास लक्ष्यों की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो उसमें पहला नंबर पे पहला लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी को समाप्त करना। और इसमें पहला लक्ष्य क्या रखा गया था? अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना। दूसरे नंबर पे इसमें क्या था लक्ष्य? जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या रखा गया? दूसरे नंबर पे लक्ष्य क्या था? उसमें दूसरे नंबर पे लक्ष्य था भुखमरी से मुक्ति, और इसमें एक में ही रख दिया गया है दोनों को। किसमें? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। इसमें तीसरा जो लक्ष्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। और अगर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करें, तो सतत विकास लक्ष्यों में 5वें नंबर पे था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और इसमें तीसरे नंबर पे है लैंगिक समानता को। जो MDG लक्ष्य है उसमें तीसरे नंबर पे था कि सब लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। MDG का जो चौथा लक्ष्य था बाल मृत्यु दर को कम करना, लेकिन जो सतत विकास लक्ष्य का था, जो चौथा लक्ष्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। लेकिन उसमें जो अगर MDG की बात करें तो दूसरे नंबर पे ही क्या करते हैं? सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, मात्र स्वास्थ्य में सुधार करना,
HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। ये कौन से उसमें देखने को मिलता है? HIV एड्स मलेरिया अन्य लक्ष्यों का मुकाबला करना, ये कौन सा लक्ष्य था? ये लक्ष्य अगर हम बात करें तो यहाँ छठा लक्ष्य रखा गया था। बीमारियों का मुकाबला कौन? HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों का मुकाबला करना, ये कौन सा लक्ष्य था? ये छठा था। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना, ये कौन सा लक्ष्य था? ये सातवां लक्ष्य था। विकास के लिए वैश्विक जिम्मेदारी को क्या करना? विकसित करना। तो MDG के लक्ष्य कौन से थे? अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, सार्वभौमिक और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। तो अत्यधिक गरीबी भूख को मिटाना नंबर 1, सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, सभी को शिक्षा प्रदान करना 2, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना नंबर 3, और महिलाओं को सशक्त बनाना भी नंबर 3 में ही है, और बाल मृत्यु दर को कम करना नंबर 4, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना नंबर 5, HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से मुकाबला करना नंबर 6, पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना नंबर 7, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना नंबर 8। सतत विकास लक्ष्यों में विश्व के महासागरों और उनके गुणों आवासों से संबंधित लक्ष्य कौन सा था? सतत विकास लक्ष्यों में जो विश्व के महासागरों, उनके गुणों और आवासों से संबंधित लक्ष्य कौन रखा गया था? 14 नंबर का जो लक्ष्य था सतत विकास लक्ष्य में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर हम बात करें तो 14वां लक्ष्य क्या था? वो सागरों, उनके गुणों और आवासों से संबंधित था। जीवन को निर्धारित करना, जलीय जीवन को निर्धारित करना, पानी में जीवन को निर्धारित करना, पानी में आवासों को बनाना। सतत विकास लक्ष्यों पर कितने देशों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। 193 देश थे जिन्होंने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन पे हस्ताक्षर किए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी भोपाल गैस त्रासदी के प्रतिक्रिया स्वरूप अधिनियम को लागू किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी की प्रतिक्रिया स्वरूप यह जो क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1986 में। रियो शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या था? रियो शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या था? एजेंडा 21। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी के प्रतिक्रिया स्वरूप अधिनियम को पारित किया गया था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नियामक एजेंसियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। जो इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न नियामक एजेंसियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना था। पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से कब हुए? देखिए एक बार फिर से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में। पेरिस समझौता 2015 ईस्वी में हुआ था। और COP राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भागों के रूप में सरकार ने 2030 तक की नवीन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना कितने मेगावाट तक रखी है? जो 500 मेगावाट तक बढ़ाने की जो 30 तक एक लक्ष्य रखा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की जो एक 2030 तक लक्ष्य रखा है वो कितने तक रखा है? 5000 गीगावाट, 5000 मेगावाट नहीं बल्कि गीगावाट तक बढ़ाने की एक लक्ष्य रखा है राष्ट्रीय सरकार ने। राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते कौन कौन से हैं देखते हैं। रियो शिखर सम्मेलन, यह 1992 ईस्वी में सतत विकास लक्षण जिसे कहते हैं, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
1987 ईस्वी में ओजोन परत क्षरण की समस्या का समाधान करने के लिए जो पारित हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1997 ईस्वी में लागू किया था। जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता की रक्षा करना, यह कब लागू किया गया था? यहाँ पेरिस एग्रीमेंट 2015 ईस्वी में लागू हुआ था। तो जो रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 ईस्वी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में। जैव विविधता जो था, जैव विविधता से संबंधित जो एक जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता की रक्षा करता है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 87 में, जो ओजोन परत की क्षरण की समस्या का समाधान करता है। और उसके बाद रियो शिखर सम्मेलन हुआ, वह 1992 ईस्वी में हुआ, जिसमें सतत विकास लक्षण लेकर सम्मेलन चला। और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है क्या करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षरण की समस्या का समाधान करने के लिए, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए इसको क्या किया गया था? लागू हुआ था। इस पे एक जो संस्था बनाई गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रित था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को फ्रांस और भारत द्वारा किसके साथ शुरू किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को फ्रांस और भारत द्वारा किसके साथ क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से। इक्कीसवीं सदी के अंत तक यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के स्तर तक पहुंच सकता है। कितने तक पहुंच सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 600 ppm तक पहुंच सकती है। 21वीं सदी के अंत तक यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है कितने तक पहुंच सकती है? 600 ppm। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान समय में कितने ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, तो मई 2026 की शुरुआत में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग 433 से लेकर 434 ppm था। लेकिन 21वीं सदी के अंत तक कितने तक माना जा रहा? अगर यही रहा तो 600 ppm हो सकती है। तो हम नमस्कार दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे लोग विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भाग 1 में देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे भाग 1 में, और उन प्रश्नों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने पढ़ा था। तो अब हम विस्तार से भाग 2 में लोक विकास और पर्यावरण पढ़ने वाले हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट भाग 2 में। तो पर्यावरण को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जैविक व अजैविक तत्व जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और जिसका प्राकृतिक पर्यावरण का जिसके द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का क्या होता है? निर्माण होता है। या जैविक और अजैविक तत्वों का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है, जिससे जैविक और अजैविक तत्वों का अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। जैविक घटक या तत्व पर्यावरण के जैविकी घटकों के अंतर्गत पौधे, प्राणियों, मानव सूक्ष्म जीव, परजीवी, जंतु आदि और घटक को शामिल किया जा सकता है। लेकिन अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो प्रकाश और वर्षण, तापमान, आर्द्रता, जल अक्षांश, ऊंचाई,
उच्चवाच आदि को शामिल किया जाता है। तो जैविक और अजैविक पर्यावरण क्या होता है? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं पौधे, प्राणी जैसे मानव, सूक्ष्म जीव, परजीवी, जीव जंतु और अपशिष्ट घटक जो हैं वो उन सभी को रखा जा सकता है। किसके अंतर्गत? जैविक घटकों के अंतर्गत। और अजैविक घटकों की बात करेंगे तो हम पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत प्रकाश आ सकता है, वर्षण आ सकता है और तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्च वाच आदि को शामिल किया जा सकता है। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग, शहर, वायु, तापमान, अंतरिक्ष स्टेशन को मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल किया जा सकता है। मानव निर्मित पर्यावरण को किस में शामिल किया जा सकता है? मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम क्षेत्र में, जिसमें कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक शहरों में जो फैक्ट्रियां लगती हैं उसमें देखा जा सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन को मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल किया जा सकता है। और सामाजिक पर्यावरण की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैलियों आदि को आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। किस पर? पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। और अगर हम सामाजिक पर्यावरण की बात करेंगे तो पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैलियों आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। 1980 के दशक तक विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से लाया जाता था। धीरे धीरे विकास शब्द की व्याख्या बहुआयामी संदर्भों में होने लगी। आज इसमें भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जा सकता है। किसमें? सामाजिक पर्यावरण में भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण एवं विकास के बीच संबंध। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध। विकासात्मक कार्यक्रमों या परियोजनाओं को लागू किए जाने से पर्यावरण पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक प्रभाव, इनके निम्नलिखित जो प्रभाव हम देख सकते हैं। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकता है? परिवहन। पर्यावरण में नकारात्मक जो प्रभाव हैं उसके कौन कौन से हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो परिवहन, अधोसंचालन का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण, शहर में जो वाहनों द्वारा प्रदूषण, खनिज संसाधनों का खनन, ऊर्जा इत्यादि को रखा जा सकता है। किसमें? नकारात्मक प्रभाव में। किसमें? पर्यावरण के विकास के बीच संबंध है। पर्यावरण जब विकास होता है तो वहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव परिवहन, अधोसंरचना का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण, शहर में वाहनों का अधिक होना और खनिज संसाधनों का खनन, ऊर्जा इत्यादि। प्राकृतिक वास का नष्ट होना, उपजाऊ मृदा की हानि, वनों का नष्ट होना, मृदा की उपजाऊ शक्ति का कम होना, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्थानीय वायु प्रदूषण में परिवर्तन इत्यादि को देखा जा सकता है। अगर हम पर्यावरण विकास के संबंध में बात करेंगे तो उसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हो सकते हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव हमने देखा, इसमें क्या क्या हो सकता है नकारात्मक प्रभाव में देखा। और सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो छोटे बांधों का निर्माण, पर्यावरणीय हितैषी तकनीकों को अपनाना और जैव विविधता में वृद्धि, सांस्कृतिक विशेषताओं के द्वारा भूमि की सुंदरता में वृद्धि, सतत विकास, भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरणीय विकासात्मक दशाओं का निर्माण। अब हम देखते हैं मिलेनियम विकास संपोषणीय विकास का लक्ष्य क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं उनको हम देखते हैं। मिलेनियम विकास जो है संपोषणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुए मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा हुई थी, जिसमें उन परस्पर कीड़ों पर जोर दिया गया जो विकास तथा पर्यावरण समस्याओं को जोड़ती हैं। समस्याओं से जूझने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय,
स्तर पर राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया है। पर्यावरण विकास पर पर्यावरण विश्व मशीन पर्यावरण तथा विकास पर विश्व मशीन 1987 ईस्वी में जिसे ब्रांडलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसने सतत विकास की इस प्रकार से परिभाषा दी कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता हो, उसे कहा गया क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट विकास या कहें पोषणीय विकास कहा है। किसने कहा? यहाँ ब्रांडलैंड को पर्यावरण विकास पर विश्व कमीशन, जिसे ब्रांडलैंड भी कहा जाता है, उसने सतत विकास की इस प्रकार से परिभाषा दी कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता हो। पृथ्वी पर जीवन को आश्रय देने वाले प्राकृतिक यंत्रों को खतरा पैदा नहीं होने देना चाहिए। उद्योग जगत में बहुत से लोग अग्रणी मानसिकता के साथ काम काज करते हैं और ऐसी मानसिकता मानव वेलेंद्र होती है जो 3 सर्वथा गलत मान्यताओं पर आधारित होती है। विश्व में मानव उपयोग हेतु संसाधनों का सीमित भंडार। विश्व में मानव उपयोग हेतु संसाधनों का सीमित भंडार मानव प्रकृति से अलग है। मानव प्रकृति से अलग है। प्रकृति ऐसी चीज है जिस पर नियंत्रण करना ही चाहिए। प्रकृति ऐसी चीज है जिस पर नियंत्रण करना ही चाहिए। प्रकृति की ओर ऐसी अवधारणा रखने से प्रौद्योगिकी में होने वाली उन्नति से हम में पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन इस प्रकार ज़्यादा क्षति होती है। मगर अब तेजी से महसूस किया जा सकता है कि हम एक सीमाओं से बंधे विश्व में रह रहे हैं और सतत बढ़ते समय पदार्थ उपभोग से यही होगा कि हमारे पर्यावरण के जीवनदायी भौतिक घटक क्षतिग्रस्त होते जाएंगे। सतत विकास की संकल्पना में नई प्रकार की संसाधन उपयोग रणनीतियों को तथा नई प्रकार के संसाधन उपयोग रणनीतियों की ओर ले जाती है, जो कि इस प्रकार है। संसाधनों का संरक्षण किया जाए अथवा उनका अत्यधिक उपयोग कम किया जाए। संसाधनों का क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए अथवा उनका अत्यधिक उपयोग कम किया जाए। पदार्थों का पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग किया जाए। पदार्थों का पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग किया जाए। अनवीनीकरणीय संसाधनों जैसे तेल कोयले का कम उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाए। गांधी जी के अगर शब्दों में हम देखें तो पृथ्वी हर किसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मगर हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? गांधी जी क्या कहते हैं कि पृथ्वी हर किसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मगर हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कौन कहता है? यह गांधी जी कहते हैं। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या लक्ष्य क्या थे, उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। वनारोपण एवं सामाजिक वन की मृदा संरक्षण व प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम। वनरोपण, सामाजिक वन की मृदा संरक्षण एवं प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम, वाटर शेड प्रबंधन, फसल चक्र के नियम का पालन करना, शुष्क कृषि विकास, आर्द्रभूमि संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। धारणीय विकास लक्ष्य जो हैं सितंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2000 से 2015 के स्थान पर अपनाया गया। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 में कुल 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, जिनके 169 उद्देश्य हैं। जिनके कितने उद्देश्य हैं? जिनके 169 उद्देश्य हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक
पर्याप्त करना जो है वर्ष 2030 तक क्या करना है, प्राप्त करना है। धारणीय विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार और सभी रूपों में पर्याप्त गरीबी, उसमें चरम गरीबी भी शामिल है, समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक करार शामिल है, सार्वभौमिक करार शामिल है। धारणीय विकास लक्ष्यों के एजेंडा को पूरा करने में सहायक है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसमें शामिल है। गरीबी, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, उद्योग और नवोन्मेषण, जलीय जीवन उद्देश्य के लिए भागीदारी। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें मानव पर्यावरण के मध्य बदलते जो संबंध हैं उनको निम्नलिखित किसमें विभाजित किया जा सकता है, संबंधों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अखेट एवं भोजन संग्रह काल, पशुपालन और पशुचारण काल, और पौध पालन और कृषि काल। तो इसे मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है, निम्नलिखित 3, अखेट व भोजन संग्रह काल, पशुपालन एवं पशुचारण काल, पौध पालन और कृषि काल। अब हम देखते हैं पर्यावरणीय मुद्दे एवं स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वायु प्रदूषण के कौन कौन से घटक हो सकते हैं। प्रदूषण के अंतर्गत किसको किसको रखा जा सकता है, वायु मान को रखा जा सकता है, और विद्युत ताप विद्युत ग्रह को रखा जा सकता है, जैविक विघटन जीव वनस्पति को रखा जा सकता है, कृषि कार्य को रखा जा सकता है, घरेलू धुएं को रखा जा सकता है, रेल का धुआं भी है, वाहनों का धुआं, उद्योगों से धुआं, कालिख। ये किसके अंतर्गत किसके उदाहरण हम देख रहे हैं, वायु प्रदूषण के जो घटक हैं, वायु प्रदूषण के जो उदाहरण हैं उसमें वायुमान हो सकता है, वायुमान जिसमें एरोप्लेन को रख सकते हैं, वायुयान एरोप्लेन को रख सकते हैं, घरेलू जो धुआं निकलता है वो उसके अंदर शामिल हो सकता है, ताप विद्युत ग्रह, जैविक विघटन जीव वनस्पति, कृषि कार्य, रेल का धुआं, वाहनों का धुआं और उद्योगों से धुआं, कालिख। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। हम घरेलू कार्यों में ईंधन के को लेकर करें तो किस प्रकार से पर्यावरण में प्रदूषण होता है, किस प्रकार से जीवाश्मीय ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जैसे उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। ताप विद्युत ग्रहों में दहन, अगर हम ताप विद्युत ग्रहों में दहन कहें तो ताप विद्युत ग्रहों में ताप प्राप्ति के लिए कई टन कोयला जलाया जाता है। जो विद्युत बनती है, जो लाइट बिजली बनती है उसमें उसको बनाने के लिए कई टन कोयले का क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में अर्थात एक साथ टनों सल्फर डाइऑक्साइड, कालिख, कोयलाइड, राख आदि अवशिष्ट पदार्थ हवा में छोड़े जाते हैं। वाहनों में दहन, वाहनों में अगर हम देखते हैं तो दहन परिवहन के सभी संसाधनों, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, रेल, वायुयान आदि सभी को चलाने में डीजल या पेट्रोल काम आता है। इंजन में काम आने के बाद इसके निर्वात पाइप से निकलने वाला धुएं में सूक्ष्म कार्बन कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड व पैरा ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होते हैं। यदि पेट्रोल में लेड है तो वह भी एक बड़ा प्रदूषक है। यदि जो पेट्रोल है उसमें क्या है, लेड है, तो वह भी एक बड़ा प्रदूषण है। कूड़े करकट के निस्तारण के लिए दहन, अन्य छोटे बड़े उद्योगों में दहन क्या करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ाते हैं। लोगों की चिमनियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं कि समग्र विकास की दृष्टि से नवीन उद्योगों को लगाना आवश्यक है, किंतु उनसे निकलने वाले धुएं सभी प्रकार के हानिकारक होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अपशिष्ट एवं अन्य हानिकारक पदार्थ नियमित रूप से वायु में प्रदूषण फैलाते हैं। भोपाल के कारखाने से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड
से 2 या 3 दिसंबर 1984 में भीषण घटना हुई जो दिल दहला देने वाली है। आणविक विस्फोट से आधुनिक पर्यावरण में आणविक विस्फोटों से क्या होता है, आधुनिक काल में परमाणु विस्फोटों से वायु में हानिकारक रसायन व धूल कण आदि मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। मनोरंजन के लिए जलाए जाने वाले पटाखों आदि से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। भौतिक संसाधनों से भी होता है, फ्रिज, एयर कंडीशन आदि से भी होता है क्या, पर्यावरण प्रदूषण होता है। कृषि कार्यों द्वारा किस प्रकार से होता है, उत्पादकता वृद्धि के लिए आजकल कीटनाशक बहुत बारीक फुहारों से छिड़की जाती है। DDT, BHC आदि पाउडर भी छिड़के जाते हैं। ये सभी हानिकारक पदार्थ वायु मिलकर वायु को जहरीला बना देते हैं। विलायकों का प्रयोग फर्नीचरों की पॉलिश, स्प्रे, पेंट आदि में कार्बनिक विलायक का उपयोग होता है। ये कम ताप पर वाष्पित होने वाले द्रव्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। उपयोग के समय भी वाष्पित होकर वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। प्रसाधनों द्वारा, धूम्रपान करने वालों के द्वारा, अन्य स्रोतों की बात करें तो मरे हुए पशु, सड़ी गली वस्तुएं, गंदे नाली, चर्म शोधक कारखानों, डिस्टिलरीज आदि से जो दुर्गंध युक्त गैसें निकलती हैं, वे भी वायु प्रदूषण के दैनिक जीवन में महसूस किए गए उदाहरण हैं। प्रदूषण के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम बात करें तो तेलीय प्रदूषण हो सकता है, जो तेल और कृषि कामों द्वारा भी हो सकता है जल प्रदूषण, और जैविक प्राकृतिक प्रदूषण भी होते हैं। घरेलू बहिस्राव, तैलीय प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सब किसके उदाहरण हैं, जल प्रदूषण के। कृषि में बहुत से ऐसे हानिकारक कीटनाशक डाले जाते हैं, जैसे तालाब में सिंघाड़े वगैरह पलते हैं, उसमें भी दवाइयाँ कीटनाशक डाले जाते हैं, उसमें जिससे जल प्रदूषण होता है। जैविक प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है, घरेलू बहिस्राव से भी होता है। और औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योगों, चिमनियों द्वारा जो गंदा पानी बचता है, उससे भी क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। जल प्रदूषण से जलीय जीवों पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम देखें। जल प्रदूषण यदि बहुत अधिक हो तो उससे जीवित मछलियां नष्ट हो जाती हैं। मछली पाल उद्योग व उनसे जनित अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो मछली पालन होता है, उन पे उद्योगों व उनसे जनित अन्य उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारी मात्रा में मछलियाँ, सील आदि का मरना, जल में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों के मरने की घटनाएं होती रहती हैं। समुद्री जीवों पर तेल प्रदूषण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब बड़े बड़े जहाज़ों से जब तेल आता है तो कहीं कहीं दुर्घटना हुई या किसी कारणवश वो तेल समुद्रों में ही रह जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, जलीय प्रदूषण होता है। जीवों के अलावा अन्य जीव जैसे गाय आदि प्रदूषित जल पीने से आंत रोग से ग्रसित हो जाती हैं। फ्लोराइड युक्त जल पीने से पालतू व अन्य जीवों में भी हड्डियों व दांतों का क्षय होता है। वनस्पतियों पर प्रभाव, जीवों की भांति वनस्पति पर भी जल प्रदूषण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। घरेलू अपशिष्ट, अपमार्जक आदि द्वारा प्रदूषण से जल क्षारीय व अन्नयुक्त हो जाता है। कई जल वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। कुछ प्रमुख प्रदूषणकारी तत्वों का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। कुछ प्रमुख प्रदूषणकारी तत्वों का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, शरीर के तंतुओं तक ऑक्सीजन ले जाने की रक्त क्षमता घटना, दर्द, खांसी, आँखों में जलन, अन्य रोगों से आक्रांत होने का खतरा, ये सब किसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर के तंतुओं तक ऑक्सीजन ले जाने की रक्त क्षमता घटाना, दर्द, खांसी, आँखों में जलन, अन्य रोगों से आक्रांत होने का खतरा देखने को मिलता है। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। हाइड्रोकार्बन और विविक्त पदार्थ से क्या क्या खतरा हो सकते हैं।
लगभग यही सब जो दर्द, खांसी, आंखों में जलन, अन्य रोगों से आक्रांत होने का खतरा हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दमा का आक्रमण बढ़ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से खांसी, दमा रोग बढ़ती है। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से क्या होता है? दर्द, खांसी। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से क्या होता है? दर्द और खांसी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? स्नायु दुर्बलता, फुफ्फुस के उपाय में परिवर्तन, दृष्टि शक्ति में कमी, फुफ्फुस की कार्यक्षमता का ह्रास, अनेक उपादान विषाक्त और कैंसरजनक हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के जो दीर्घकालिक जो लक्षण हैं। और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी कैंसरजनक रोग हो सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फुफ्फुस की कार्यक्षमता घट जाती है, श्वास संबंधी संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। स्त्रियों के प्रजनन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? स्त्रियों के प्रजनन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? लेड, मरकरी, कैडमियम, सेलेनियम, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? स्त्रियों के प्रजनन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम रासायनिक पदार्थों में देखेंगे तो लेड, मरकरी, कैडमियम, सेलेनियम। जो लेड है वो किसको प्रभावित करता है? गर्भपात, मानव वैकल्प। मरकरी गर्भपात, मासिक धर्म में अनियमितता, बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ, ये सब देखने को। कैडमियम किसको प्रभावित करता है? गर्भ का मंद विकास होता है। कैडमियम से के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भ का मंद विकास होता है। सेलेनियम से क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भपात पर ही प्रभाव पड़ता है इसमें भी। तो लेड, मरकरी, कैडमियम और सेलेनियम, इन सभी पर लगभग गर्भपात पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बच्चों में जन्मजात विकृतियां होती हैं, गर्भ का मंद विकास होता है, तो इन्हीं रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। अगर कीटनाशक कार्बनिक घोटक की बात करें, अगर हम कीटनाशक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से हैं जो स्त्रियों के शरीर को प्रभावित करते हैं? डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल्स, कृमिनाशक, कुछ खरपतवार नाशक जैसे बेंजीन, टाइलून। और गैसों की बात करें तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और बेहोशी वाले रसायन की अगर हम बात करें तो उसमें बांझपन, जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। ओजोन से खतरा क्या हो सकता है? गर्भपात, जन्मजात विकृतियां इससे भी हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? भ्रूण मृत्यु, मस्तिष्क को क्षति कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर विकिरण और किरणों से कौन कौन सी? अल्फा जैसे एक्सरे और गामा किरणें जो होती हैं उनसे उत्परिवर्तन, मनोवैकल्पिक, मस्तिष्क शोध, गर्भ शिशु की क्षति, ये सब किससे होते हैं? एक्सरे के कारण होते हैं, गामा किरणों के कारण होते हैं। अन्य अगर हम रसायन देखेंगे तो थैलिडोमाइड से क्या होता है? जन्मजात विकार होता है। रिस्ट लेवस्ट्रॉल, संतान में यौवन रोग। रिस्ट लेवस्ट्रॉल से क्या होता है? संतान में यौवन रोग होता है। एल्कोहल से क्या होता है? तंत्रिका अपूर्णता, अवरुद्ध वृद्धि। तंत्रिका अपूर्णता, अवरुद्ध वृद्धि सब इससे किसके कारण होता है? एल्कोहल के कारण होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देश के पर्यावरण को अछूत एवं सुरक्षित रखने से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विधान है, जिसे संसद ने मार्च 1986 में पारित किया तथा 19 नवंबर 1986 ईस्वी से लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने के पीछे भोपाल गैस त्रासदी एक मुख्य वजह थी। इस अधिनियम के लागू होने के पीछे कौन सी घटना थी? भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य वजह थी। इस अधिनियम में 4 भाग हैं।
जो 26 खंडों में विभक्त है। इन भागों का विवरण इस प्रकार से है। भाग 1, यह भाग प्रारंभिक सूचनाओं जैसे शीर्षक, विस्तार, लागू होने की तिथि आदि से संबंधित है। भाग 2 की बात अगर हम करें, इस भाग में इस अधिनियम की परिभाषा दी गई है। भाग 3 की बात करेंगे तो हम केंद्र सरकार को दिए गए अधिकारों का विवरण दिया गया है। भाग अगर हम 4 की बात करेंगे तो इस भाग में बताया गया है कि सरकार को यह अधिकार है कि पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के निमित्त वह अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। सरकार जो है वो संसद है क्या कर सकती है, पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निमित्त वह अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु किसी कारखाने या गतिविधि पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के अधिकारियों की भी व्याख्या की गई है। इसके साथ ही वह पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई नियम या विधान बन सकती है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या कारखानों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इस अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान हैं इस प्रकार हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार को राष्ट्रव्यापी नियोजन और कार्यान्वयन का अधिकार है। इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर सकती है। केंद्र सरकार ऐसी सभी निर्माण गतिविधियों की समीक्षा कर सकती है जिनसे पर्यावरण को हानि पहुंचने की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आवश्यक बोध हेतु प्रावधान कर सकती है। केंद्र सरकार पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं, मैनुअल्स तथा संहिताओं की स्थापना या निर्माण कर सकती है। सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए किसी प्रकार के आदेश जारी कर सकती है। सरकार इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का दंड देने का आदेश दे सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनिश्चितता की स्थिति में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनिश्चितता की स्थिति में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? नदियों एवं झीलों में जल की अनुक्रिया, नदियों एवं झीलों में जल की अनुक्रिया, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता, स्थायी हिम के पिघलने का प्रतिरूप हिमनाद, सागर तल में उत्थान की सीमा, सागर तल के उत्थान से पुलिन क्षेत्रों की अनुक्रिया, प्रबल भित्तियों, डेल्टा तथा आर्द्रभूमि की स्थिति। मर्टियल प्रोटोकॉल क्या है? मर्टियल प्रोटोकॉल ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं के बारे में चर्चा करने के लिए अगस्त 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था ऐसे पदार्थों के उत्पादन को कम करना जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पदार्थों को नष्ट करना जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, उन पर रोक लगाना। इस दिशा में सबसे पहला कदम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को कम करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। 1990 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उसके इस्तेमाल को 1986 के स्तर तक लाना था। वैसे 1987 के बाद प्रोटोकॉल में कई बार संशोधन किया जा चुका है। प्रारंभ में 40 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्ष 2017 तक 200 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। जो 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था उसमें कितने देशों के हस्ताक्षर थे? 40 देशों के थे, लेकिन 2017 तक 200 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किसके लिए है? जो ओजोन परत की क्षति हो रही है उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1987 ईस्वी में लागू किया गया था। रियो सम्मेलन क्या है? इस सम्मेलन को विश्व पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन आदि नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम करें रियो सम्मेलन की बात करें तो रियो सम्मेलन को विश्व पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन आदि के नामों से भी कई नामों से जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन जून 1992 ईस्वी में
ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के 170 से अधिक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पर्यावरण के तापमान के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते इससे संबंधित उपायों का प्रस्ताव रियो पृथ्वी सम्मेलन में रखा गया था। तो 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल थे? 170 से अधिक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे प्रतिनिधि के रूप में। इस सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। एजेंडा 21 नाम से अन्य किसको जाना जाता है? रियो सम्मेलन को जाना जाता है या पृथ्वी शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। इसका जो प्रस्ताव कब हुआ था? इसका प्रस्ताव 1992 ईस्वी में हुआ था। इसे अन्य एजेंडा 21 नाम दिया गया। किसको? इस सम्मेलन के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। इस ग्रह की सततता को बनाए रखा जाए। इस ग्रह की सततता को बनाए रखा जाएगा तथा वनों का संरक्षण किया जाएगा। जब वहाँ पर ये सम्मेलन एजेंडा 21 लागू किया गया था, रियो सम्मेलन जो एक कानून था, एक समिति बनाई गई थी, तो उसमें क्या क्या रखा गया था कि सततता को बनाए रखा जाए तथा वनों का संरक्षण किया जाए। विषैले पदार्थों जैसे कि गैसोलीन में सीसा या विषैले अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन कम किया जाएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जाएगी एवं उसके उपयोग पर बल दिया जाएगा। किसके? ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जाएगी। ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जाएगी एवं उनके उपयोग पर बल दिया जाएगा। वाहनों से उत्सर्जन कम करने के लिए परिवहन के ऐसे संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाएगा जो कम शून्य उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि बैटरियां, CNG से चलने वाले वाहन। जल की बढ़ती कमी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पृथ्वी सम्मेलन एक अत्यंत विशाल सम्मेलन था। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पृथ्वी सम्मेलन एक अत्यंत विशाल सम्मेलन था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो औद्योगिक देशों के बीच संपन्न हुआ है। इसका आयोजन वर्ष 1987 इसका जो आयोजन हुआ कब हुआ? 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो औद्योगिक देशों के बीच संपन्न हुआ। इसका आयोजन 1987 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल में देश में 2 शर्तें रखी गई थी। इस पर कम से कम 55 देशों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा जो देश इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगे वे विश्व के कुल उत्सर्जन के 55% भागीदार होने चाहिए। मई 2002 में आइसलैंड के हस्ताक्षर करने से इसकी पहली शर्त पूरी हो गई तथा नवंबर 2004 में रूस के हस्ताक्षर करने से इसकी दूसरी शर्त पूरी हो गई। इसके पश्चात 16 फरवरी 2005 से यह क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो गया। इस क्योटो प्रोटोकॉल में निम्न मानक तय किए गए हैं। इस प्रोटोकॉल से जुड़े सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना होगा। संबंधित देशों को उन सभी पदार्थों एवं गैसों के उत्पादन एवं उत्सर्जन में कमी करनी होगी जिससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसों के उत्पादन में कमी की मुख्य जिम्मेदारी विकसित देशों पर होगी क्योंकि उनका अधिकांश उत्सर्जन इन्हीं देशों द्वारा किया जाता है। के बाद हम देखते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में
इसमें 195 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। 2015 में कितने देश इसमें एकत्रित हुए? 195 देश के प्रतिनिधि क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधी एक नए संभावित समझौते पर विचार किया। इसका मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करके जलवायु परिवर्तन के खतरे का उपाय ढूंढना था। तो पेरिस समझौता किस लिए था? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यहाँ 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1995 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए तथा उन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधी एक नए संभावित समझौते पर विचार किया। इसका मुख्य विषय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करके जलवायु परिवर्तन के खतरे का उपाय ढूंढना है। 32 पृष्ठों वाले इस समझौते में कुल 29 अनुच्छेद हैं। 32 पृष्ठों वाले समझौते में कुल 29 अनुच्छेद हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावों एवं रोकने के उपायों से संबंधित विस्तृत प्रावधान थे। इस समझौते के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे: पूर्व औद्योगिक काल के तापमान की तुलना में पृथ्वी के ताप में 2 डिग्री सेल्सियस कमी लाना। जो पेरिस समझौता था उसका मुख्य लक्ष्य था पूर्व औद्योगिक काल के तापमान की तुलना में पृथ्वी की तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस ताप को कम करना। उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसका क्या लक्ष्य था? उन कारणों का पता लगाना जिसके कारण पृथ्वी पर अधिक तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सभी देशों को सशक्त बनाना, ये इसके क्या थे? मेन लक्ष्य थे। जो पेरिस समझौता हुआ था, यह कब हुआ था? 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चला था। 2015 तक फ्रांस की राजधानी में। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 195 देश शामिल हुए थे। समझौते को 32 पृष्ठों वाले इस समझौते में कुल 29 अनुच्छेद थे, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारणों, प्रभावों एवं रोकने के उपायों से संबंधित विस्तृत प्रावधान थे। इस समझौते के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार थे: पूर्व औद्योगिक काल के तापमान की तुलना में पृथ्वी ताप में 2 डिग्री की कमी करना। उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सभी देशों को सशक्त बनाना। तो ये क्या था? पेरिस समझौता कब लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 195 देश शामिल हुए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ऐसे देशों का एक गठबंधन है जिसकी स्थापना भारत के द्वारा की गई थी। विश्व के कुल 121 देशों इसमें शामिल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि जो है, इसमें कितने देश शामिल हैं? 121 देश शामिल हैं, जिन्हें पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ये पूरे आंशिक रूप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इस वैश्विक गठबंधन का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांडे ने नवंबर 2015 में पेरिस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के समय रखा था। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विश्व के जिन देशों को सूर्य का प्रकाश प्राप्त है वे सूर्य के पुत्र हैं। विश्व के जिन देशों को सूर्य का प्रकाश प्राप्त है वे क्या हैं? सूर्य के पुत्र हैं। यह गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इस गठबंधन से संबंधित समझौते पर नवंबर 2016 में माराकस मोरक्को में हस्ताक्षर पर हुए थे। अब तक इस पर 56 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाड, मॉरिशस, बांग्लादेश, ब्राज़ील, बुर्किना फासो, टोंगो, यमन, गिनी, बाउस आदि शामिल हैं। ISA सौर ऊर्जा के पर्याप्त संसाधनों वाले
पूर्ण और आंशिक रूप से कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित देशों का संघ है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारत सरकार ने IAS की आधारभूत निधि के लिए भारत सरकार ने IAS की आधारभूत निधि के लिए एक कलिक निधि के रूप में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। क्या किया है? भारत सरकार ने ISE की आधारभूत निधि के लिए एक कालिक निधि के रूप में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। IAS के दिन प्रतिदिन के व्यय को और बाह्य आयोजनों आदि के खर्च को पूरा करने के लिए भारत द्वारा वर्ष 2016 से 2017 से 2021 तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 15 करोड़ के व्यय अनुदान की सहमति दी गई है। ISA के कार्यक्रम कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग, किफ़ायती ऋण और सौर मिनी ग्रिड, इसके अतिरिक्त 2 अन्य नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा का भंडार और गतिशीलता को बढ़ावा देना। ISA के अधिदेश का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के साथ कार्यनीतिक और वित्तीय साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए। ये संस्थाएं निम्नवत हैं: UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक और EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और EBRD यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। CP क्या है? क्लाइमेट पार्लियामेंट है। CP क्या है? क्लाइमेट जो है पार्लियामेंट है। नमस्कार दोस्तों, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कह रहा है सत्य है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। जो पर्यावरण की कार्यप्रणाली है किससे संचालित होती? प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। यह कथन सही है। और पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता क्या है? विद्यमान है। यह कथन भी क्या है? सत्य है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। यह कथन क्या है? गलत है। पर्यावरण जो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। यह भी कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? इसके भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों का उत्तर से दक्षिणी की ओर सही अभयारण्य दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर। सबसे पहला जो अगर हमें उत्तर से लेकर क्या कह रहा है, बाघ अभयारण्य जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, उत्तर में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है। में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक कान्हा राष्ट्रीय पार्क, यह मध्य प्रदेश में है, यह सही नहीं है। बाकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। और थंबौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। तो निम्नलिखित जो युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश में है, यह सम्मिलित नहीं। बाकी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है, रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क जो अगर गुजरात में है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। तो ये कथन सही है। जो असत्य है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। ये प्रश्न जो है गलत दिया है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। यह राज्य के मुख्य रूप से मंडला तथा बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। यह जो कान्हा उपवन नेशनल पार्क है, यह कहाँ पर?
ये मध्य प्रदेश राज्य के मंडला एवं बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। कितने? 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है? यह पार्क जो है जो फैला हुआ है। एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। जो एक अभयारण्य है उसको क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल क्या है? सही है। एक अभयारण्य जो है उसे राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भितरकनिका गहीरमाथा भितरकनिका गहीरमाथा नामक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? जो भितरकनिका गहीरमाथा नामक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ये किस राज्य से? भितरकनिका गहीरमाथा नामक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इससे कथन क्या है? सही है। यह बहुविज्ञानी मुद्दों वाले पर्यावरणीय विवादों का समाधान करने की आवश्यक विशेषज्ञता से सज्जित विशेषीकृत निकाय है। यहाँ बहुविज्ञानी मुद्दों वाले पर्यावरणीय विवादों का समाधान करने की आवश्यक विशेषज्ञता से सज्जित विशेषीकृत निकाय है। स्वच्छता अभियान के संबंध में पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए उपक्रमणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए उपक्रमणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निर्मल भारत अभियान योजना का कार्यान्वयन। जो पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए उपकरणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से हैं? इसमें से निर्मल भारत अभियान योजना का कार्यान्वयन, DRDO द्वारा जैव संपाचित्र बायोडाइजेस्टर प्रौद्योगिकी पर विकसित जैव प्रसाधन के उपयोग को प्रोत्साहन देना, प्रत्येक ग्रह के लिए शौचालय निर्माण को आवश्यक बनाना। ग्रह के लिए शौचालय निर्माण को आवश्यक बनाना। तो पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए उपक्रमणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निर्मल भारत अभियान योजना का कार्यान्वयन, DRDO द्वारा जैव संपाचित्र प्रौद्योगिकी पर विकसित जैव प्रसाधन के उपयोग को प्रोत्साहन देना, प्रत्येक ग्रह के लिए शौचालय निर्माण को आवश्यक बनाना। ये क्या है? तीनों जो हैं कथन क्या है? बिल्कुल सही है। कोहरा का कारण क्या होता है? धूम कोहरा वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाशक रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादनों का तीव्र जमाव है। धूम कोहरा का कारण क्या हो सकता है? वायुमंडल में जो धूम कोहरा होता है, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादनों का तीव्र जमाव है। वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। क्या होता है? अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। किस प्रकार के वन होते हैं? वहाँ सदा हरित वन होते हैं। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जहाँ पर, वहाँ किस प्रकार के वन होते हैं? सदा हरित वन होते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। पृथ्वी पर क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। अगर इको मार्क उन भारतीय उत्पादनों को दिया जाता है जो हैं क्या हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों,
जो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। सर्वाधिक प्रदूषित वातावरण में रहने को मजबूर बच्चे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम होता है? वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम होता है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किस लिए होता है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह समतापमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह समतापमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। यह निचले वायुमंडल में क्या है? अक्रियाशील है। कौन? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका क्या काम होता है? प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह समतापमंडल में ओजोन घटकों में उत्तरदायी होती है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है। देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनके विचार में किया जाता है? किनके विचार में किया जाता है? हमारे देश के शहर में हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। जो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये हैं, क्या हैं? इन्हीं के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि पर्यावरण में कितना प्रदूषण है, कितना पर्यावरण शुद्ध है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क किसको दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। फ्लाई एश के प्रयोग से क्या होता है? फ्लाई एश के प्रयोग से क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि क्षेत्रों के लिए खाद जो है उपलब्ध होगी। कूड़े से धन बनाया जा सकेगा। फ्लाई एश के प्रयोग से क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि क्षेत्र के लिए खाद उपलब्ध होगी। कूड़े से धन बनाया जा सकेगा। वायु प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वायु प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन जो है क्या सत्य है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक ग्रसित राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु व त्रिपुरा। और अगर हम वायुमंडल से जीडीपी को होने वाले नुकसान में चीन सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत और अमेरिका है। वायु प्रदूषण के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है कह रहे हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो जलाया जाता है ईंधन सबसे पहले वायु प्रदूषण का कारण होता है। वायु प्रदूषण से संबंधित ग्रसित राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण से दिल्ली सबसे पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पंजाब, तमिलनाडु व त्रिपुरा ये क्या हैं? वायुमंडल जो वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा ग्रसित राज्य हैं। और वायु प्रदूषण से अगर जीडीपी किस देश की सबसे ज़्यादा घटती है तो वहाँ की वायु प्रदूषण से जीडीपी को होने वाले नुकसान में चीन सबसे पहले स्थान पर आता है। दूसरे व तीसरे स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। प्रकाश के संदर्भ में सत्य कथन का विचार कीजिए। प्रकाश के संदर्भ में सत्य कथन का क्या करना है? चुनाव करना है। रंध्रों का खुलापन एवं बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। जो रंध्र होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? रंध्रों का खुलना व बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन डी की प्राप्ति इससे होती है। पेड़ पौधों में भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। उपयुक्त ये कथन क्या है? सभी जितने तीन हैं तीनों सही हैं। सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जक
पेड़ कौन सा सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है, तो वो कौन करता है? बरगद करता है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है वो कौन सा पेड़ करता है? बरगद और पीपल। एक पर बरगद, दूसरे नंबर पर पीपल। वायु प्रदूषण संकेत है लाइकेन। वायु प्रदूषण संकेत किसके द्वारा हमें देखने को मिलता है? लाइकेन का उगना। वायु प्रदूषक अवशोषक है अशोक। वायु प्रदूषक जो है अवशोषक, वायु प्रदूषण को सबसे ज़्यादा कौन अवशोषित करता है? वो कौन करता है? अशोक का पेड़ करता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? आधा। जो राष्ट्रीय वन नीति में क्या रखा गया है? रखा गया है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधा प्रतिशत वन रखने, वन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह क्या संभव है? कौन कौन से कथन सत्य हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। जो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन क्षेत्र देखने को मिलता है, यह भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, यह भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह भी। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, यह कथन क्या है? गलत है। कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। नदी क्या है? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में, प्रदूषण के रूप में पाया जाता है? जो आर्सेनिक क्या क्या पाए जाते हैं? प्रदूषक के रूप में क्या क्या पाए जाते हैं? आर्सेनिक पाए जाते हैं, सार्बिटाल पाया जाता है, आर्सेनिक पाए जाते हैं, फ्लोराइड पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है। ये क्या है? तीनों जो भारत के कुछ भागों में पीने के जल में ये प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, वो क्या क्या है? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम है। कथन देखना है सही कौन कौन से हैं। संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है, यह कथन सही है। संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है, यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? मौसम का जो परिवर्तन है किस पर प्रभावी होता है? तो हम देखेंगे भूमि की नमी पर और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर, और चौथे की बात करेंगे भूमिगत जल पर। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? मौसम का जो परिवर्तन है किस पर प्रभावी होता है? वो नंबर 1 भूमि की नमी पर, नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी पर, नंबर 4 भूमिगत जल पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? पृथ्वी के चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी क्रियाएं जोड़ती हैं? तो कौन कौन सी हैं? नंबर श्वसन और उसके जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये क्या करती हैं? ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। श्वसन और जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी की क्रियाएं। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध के कारण क्या हैं? एक आंशिका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। क्या? आंशिका नहीं, आशंका है। एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेश से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बीटी बैंगन से
भारत में बीटे बैंगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध क्यों हैं? क्योंकि एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेश से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस कराया कि गहन तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बड़े का कार्य कर सकते हैं। गहन सुरक्षा बड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस कराया कि गहन तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बड़े का कार्य कर सकते हैं। गहन सुरक्षा बड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? तो हमको ये देखना है। तो अगर हम बात करें तो गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते हैं। जो गरान के वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? गरान के वृक्ष अपने सघन जड़ों के कारण जो गरान के वृक्ष होते हैं वो सघन यानी कि घनी जड़ों के कारण तूफान जलवायु परिवर्तन या ज्वार भाटा से वे उखड़ते नहीं हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ग्रीन हाउस गैस मीथेन के कौन कौन से स्रोत हैं? धान के खेत, ये क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस के जो स्रोत हैं। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, ये सब किसके प्रभाव हैं? ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के क्या हैं? स्रोत हैं। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के क्या हैं? स्रोत हैं। तो देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वनिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वनिकी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व वनिकी दिवस 20 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून को मनाया जाता है। यदि घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवासों में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना पड़ेगा? चंबल नदी में। अगर हमको घड़ियालों को देखना है तो उनके प्राकृतिक आवास में देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल नदी में जाना पड़ेगा। चंबल नदी के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? घड़ियाल देखने को मिलेंगे। भारत में यदि कछुआ की एक जाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचित के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे कि बाघ को। किसको? है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल का शिकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जंगली गधा का शिकार नहीं किया जा सकता है। घड़ियाल का शिकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जंगली गधा का शिकार, जंगली भैंस का शिकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप इनका शिकार करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी या आप जेल जा सकते हैं। कुछ कारणवश ये तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में अधिक गिरावट होती है तो वातावरण पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो सकता है? अगर तितलियों की संख्या में गिरावट आती है तो वातावरण या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो कुछ पौधों के परागकण कुछ पौधों के परागकणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पौधों के परागकणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण बर्रे, मकड़ियाँ, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है।
अगर तितलियों की संख्या घटेगी तो उसके कारण मकड़ियों, बर्रे जो बर्रैया वगैरह जिन्हें कहते हैं आम भाषा में, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट देखने को हमें मिलेगी। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। राज्य तितली को किस राज्य ने घोषित किया है? तितली को राज्य तितली के रूप में किसने घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण अंटार्कटिक परिवर्तित होती है? किसे? नंदा देवी नेशनल पार्क से। निम्नलिखित में से कौन एक नेशनल पार्कों में से एक जलवायु उष्णकटिबंधीय उपोष्ण शीतोष्ण अंटार्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो वो कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क है। आप ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशु पक्षियों के पीछे पीछे चलते हैं। उनके घास में चलने से आसान तो होने वाले कीटों को पकड़कर खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी हैं? साधारण मैना। साधारण जो मैना होते हैं वो जब कोई जानवर, गाय भैंस चर रही होती हैं तो उनके पीछे जाते हैं, चरते धीरे धीरे, और कोई कीट पतंगे उड़ती हैं तो उनको क्या करते हैं? झपक से खा लेते हैं। इस पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीतन निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? किस प्रकार की शीतन निष्क्रियता परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? ये सभी। वो कौन कौन सी हैं? चमगादड़, भालू, कृदंतक। चमगादड़, भालू और कृदंतक, ये सभी प्रकार की इसमें क्या है? इन क्या करते हैं? शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण करते हैं। ये चमगादड़, कृदंतक, रोडेंट, भालू, ये तीनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? कौन है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तारा कछुआ। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर। वामन सुअर और स्पाइडर वानर नहीं, बाकी ये हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं? तारा कछुआ पाया जाता है, मॉनिटर छिपकली पाई जाती है, वामन सुअर पाए जाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? या पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भारतीय वन्य गधा हो सकता है। सबसे अधिक जल को धारण करने वाली अगर मृदा है तो वह कौन सी है? वह मटियार सबसे अधिक जल को धारण करती है, ग्रहण करती है, तो वह मटियार मिट्टी है। और पर्यावरण मित्र धातु कौन सी? पर्यावरण की मित्र धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। पर्यावरण मित्र पक्षी है कौन? गिद्ध है। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? सबसे ज़्यादा जीवन को जो प्राकृतिक स्रोत कौन है जो जीवन और संपत्ति को? जल प्रकोप है, या भूवैज्ञानिक प्रकोप है, या जल मौसमी प्रकोप है, या भू रासायनिक प्रकोप है? तो सबसे ज़्यादा मनुष्य या इंसान या प्रकृति को नहीं, सबसे ज़्यादा इंसानों को कौन प्रभावित करता है? तो जल मौसमी प्रकोप। बाढ़ जो है, बाढ़ वगैरह या बारिश वगैरह होती है, वो सबसे ज़्यादा मनुष्यों को प्रभावित करती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पर्यावरण, प्रदूषण और विकास, पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट हमने पढ़ा। उसके भाग 1 में हमने पहले देखे थे PYQ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे और उनसे किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो हमने पढ़ा था। भाग 2 में हमने देखा उसका थोड़ा सा लोक विकास पर्यावरण से संबंधित जो थ्योरी जो तथ्य थे उनको पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने देखा। तो ये भाग 2 था। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण